हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एडमिक स्टडी हब। तो आज की इस वीडियो में हम BHIC 109 को कवर करने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर हम इसके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें कि आप इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको 10 मिलेंगे, देन सेकंड पार्ट में आपको 10, यानी कि टोटल इसमें आपको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले है मुग़ल इतिहास के स्रोत, ठीक है, सोर्सेज ऑफ मुग़ल हिस्ट्री। मुग़ल काल के जो ऐतिहासिक जानकारी की बात करें तो वो कई सारे स्रोतों के द्वारा पता चलती है। स्रोत में होता है एविडेंस, ठीक है। इनमें सबसे मेन जो हैं वो हैं फारसी ग्रंथ, आत्मकथाएं जो उस टाइम के रूलर्स या फिर लोगों द्वारा लिखी गई थी उनकी, सरकारी अभिलेख, विदेशी यात्रियों के विवरण मीन्स जो कि विदेशी यात्री आए थे उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसके बारे में, या फिर सिक्के हो गए या शिलालेख हो गए या फिर उस टाइम की जो स्थापत्य कला थी, इन सब चीज़ों से क्या होता है, मुग़ल इतिहास का पता चलता है, ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी, तुजुके बाबरी तथा मुंतखब उत तवारिख, ठीक है, ये क्या है, ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में। और इन स्रोतों की सहायता से मुग़ल प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और धार्मिक नीति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इतिहासकार जो है ना, इन स्रोतों की तुलना करके सही निष्कर्ष निकालते हैं। बेसिकली कोई भी उनको एविडेंस मिलता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी तुलना करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइम के द्वारा, या और भी जो उनको चीज़ें मिली हैं अलग अलग जगह से, उससे तो पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ें कितनी पुरानी हैं या कौन सी जो चीज़ें हैं वो किस सभ्यता के बारे में बताती हैं या कौन से काल के बारे में बताती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुग़ल इतिहास लेखन, ठीक है। इसमें पहले क्या है, सबसे पहले इतिहास लेखन का जो अर्थ है ना वो क्या है, इतिहास को लिखने और समझने की प्रक्रिया, ठीक है, वो क्या है, इतिहास लेखन। तो प्रारंभिक इतिहासकारों ने जो था मुग़ल शासन को केवल शासकों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया था, ठीक है, यानी कि जो पहले के इतिहासकार थे उन्होंने सिर्फ उन्हें शासन के रूप में प्रस्तुत किया था। जबकि आधुनिक इतिहासकार की अगर बात करें तो उन्होंने उसको समाज, किसानों, महिलाओं, व्यापार, संस्कृति और सामान्य जनता की भूमिका का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले पुराने इतिहासकार थे उन्होंने सिर्फ राजा के ऊपर रिसर्च किया, उनके जो उस टाइम के शासक हुआ करते थे सिर्फ उनके बारे में उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें बताई हैं। बट जो कि आधुनिक इतिहासकार जो आए उन्होंने समाज, किसान और महिला, लेकिन बेसिकली उस टाइम के जो समाज थे उन पर रिसर्च करा और उनके बारे में पता लगाया। अब आता है मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी और आधुनिक इतिहासकारों ने मुग़ल इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं दी, ठीक है, सबका अलग अलग कई चीज़ें मत था। और इसलिए क्या हुआ, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण का अध्ययन आवश्यक है। बेसिकली क्योंकि हर किसी का जो मत है ना वो अलग होता है, तो कंपैरिजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी तो पता चलेगा कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। क्या पता जो पहले वाले कुछ खोज के चले गए वो दूसरे वाले को ना मिले, या दूसरे वाले ने कुछ नया खोजा जो शायद पहले वाले को नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा मुग़ल राजसत्ता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ओके। मुग़ल शासकों ने में जो था सम्राट को सर्वोच्च शासक माना, ठीक है, यानी मुग़ल शासक में सम्राट को सबसे ऊपर माना जाता था। उनकी जो शक्तियाँ होती थी वो ईश्वर प्रदत्त मानी जाती थी कि ईश्वर ने ही उनको चुना है, और वे न्याय तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। अकबर ने राजा को जनता का संरक्षण माना, ठीक है, क्या बोला, अकबर ने राजा को ही जनता का संरक्षक माना। धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया, ठीक है, उसने शासन को केवल सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि न्याय, प्रशासन और जन कल्याण पर आधारित बनाया, और यही मुग़ल राजसत्ता की मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। तो बेसिकली अकबर ने क्या माना, राजा को उनका मानना ये था कि जो राजा है वो बेसिकली जनता का संरक्षक है, ठीक है, यानी जनता की रक्षा करना जो है राजा का धर्म है। और उन्होंने उस टाइम जो था धार्मिक सहिष्णुता पे बल दिया,
ठीक है, लोगों के धर्म का आदर किया। उसने शासन को लाइक सिर्फ सेना तक लाइक वो बांध के नहीं रखा, बल्कि उसने उसको न्याय, प्रशासन और जन कल्याण के लिए यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर का केंद्रीय प्रशासन। तो अकबर ने एक सुदृढ़ और व्यवस्थित केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया। सम्राट के अधीन विभिन्न विभाग बनाए गए। ठीक है, विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। वजीर वित्त का प्रमुख था। ठीक है, वजीर जो था वो वित्त का प्रमुख था। मीर बख्शी जो था सेना का प्रमुख था। सदर उस सुदूर जो था धार्मिक मामलों का अधिकारी तथा काजी न्याय व्यवस्था का प्रमुख था। ठीक है, यानी काजी जो होता है बेसिकली ये काजी जो होते हैं आपको मस्जिद वगैरह में मिलेंगे। ठीक है, तो काजी जो होते थे वो क्या थे, न्याय व्यवस्था के प्रमुख माने जाते थे। प्रशासन को कुशल बनाने के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। ठीक है, और साथ ही साथ यही व्यवस्था जो थी आगे के मुगल शासकों ने भी अपनाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी की अगर बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो अकबर की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, किसके द्वारा लाई गई है, अकबर द्वारा लाई गई। प्रत्येक अधिकारियों को एक मनसब यानी कि पद दिया गया, जो उसके पद, वेतन और सैन्य दायित्व को निर्धारित करता था। ठीक है, मनसब को जो था दो भागों में बांटा गया, जात और सवार। ठीक है, और जात जो था अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति बताता था, और जबकि अगर सवार की बात करें तो उसके घुड़सवार सैनिकों की संख्या दर्शाता था। और ये जो था ना व्यवस्था से प्रशासन और सेना दोनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने एक व्यवस्था अपनाई जिसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। इसके अनुसार उन्होंने क्या करा कि दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि जो पद है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसका कि नाम था पहला जात और सवार। तो जो भी लोग किसी पद पे रहा करते थे वही उनके दायित्व को निर्धारित करता था। ठीक है, वेतन और सैन्य दायित्व वगैरह को निर्धारित किया करते थे। तो जात जो अधिकारी थे उनका काम क्या था, व्यक्तिगत स्थिति बताना, जबकि जो सवार था उसका काम था घुड़सवारी सैनिकों की संख्या दर्शाना। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जागीरदारी व्यवस्था। तो मुगल अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि से प्राप्त होने वाली आय का अधिकार दिया जाता था, जिसे कि जागीर कहा जाता था। ठीक है, जागीरदार भूमि का मालिक नहीं होता था बेसिकली, बल्कि केवल राजस्व वसूलने का अधिकार रखता था। समय समय पर जागीरों का स्थानांतरण किया जाता था ताकि कोई अधिकारी अत्यधिक शक्तिशाली ना बने, और ये व्यवस्था मुगल प्रशासन की आर्थिक आधारशिला थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करा, जागीरदारी व्यवस्था अपनाई गई। इसके अंदर क्या था कि जो राजा है ना वो अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को आय के बदले यानी पैसे के बदले क्या करता था, कुछ ज़मीन का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, कुछ अपने भूमि दे दिया करता था, जिससे कि उसका काम वहाँ पे क्या था, बेसिकली उनसे पैसा वसूलना। ठीक है, जो वहाँ के नॉर्मल लोग थे उनका काम क्या था, उनसे जो भी जागीर है वो वसूलना। ठीक है, जो पैसा है, संपत्ति है, वो वसूलना, एज अ कर कह लें आप, और वो चीज़ें राजा को देना। तो समय समय पर जो था ना जागीरदारों की जो भूमि थी वो बदली जाती थी। बेसिकली क्यों, ताकि ऐसा ना हो कि एक जो वहाँ का जो मालिक बना है या जो जागीरदार है वो धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों को अपने उसमें कर ले, ठीक, अपने हित में कर ले और वो शक्तिशाली बन जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, टाइम टू टाइम इसको बदलते गए कि आज अगर कोई यहाँ पर है तो अगली बार जो होगा यहाँ पर दूसरा कोई आएगा उसकी जगह और वो किसी और जगह जाएगा। बेसिकली ट्रांसफ़र कर दिया करते थे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब है मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। तो यहाँ क्या है कि अकबर ने युद्ध, कूटनीति और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, और उसने
मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और दक्कन के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर दिया। राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर उसने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और इस नीति ने मुगल शासक को पूरे भारत में मजबूत बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली अकबर ने कैसे अपने राज्य का विकास किया? पहला क्या था? युद्ध। ठीक है, पहला लड़ाई के द्वारा, दूसरा कूटनीति के द्वारा। कूटनीति मतलब होता है कि टाइप ऑफ फूड डालो, है ना, कि उनके खुद के बीच में दुश्मनी पैदा कर दो, आपस में लड़ कट करके मर जाएंगे या फिर कमज़ोर हो जाएंगे, इस टाइप की चीज़ें। वैवाहिक संबंध मतलब कि अगर मान लो कि किसी एक राजा को दूसरे राज्य में शासन करना है, ठीक है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उससे युद्ध कर ले, ठीक है, या फिर ये अपनाए। अदरवाइज़ क्या करे? अगर उसके पास ऑप्शन है तो उस राजा के पास प्रस्ताव डालेगा कि आप अपनी बेटी का जो विवाह है वो मुझसे कर दो या फिर मेरे राज्य के उससे कर दो, जिससे क्या हो जाएगा कि जो दूसरे राज्य का जहाँ से उसने शादी की, ठीक है, वो राज्य भी इनके अंडर आ जाएगा। ठीक है, जिसको कि वैवाहिक संबंध कहा जाता था। और इस प्रकार जो था उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उसके दौरान उन्होंने इन सभी क्षेत्रों पर जो था अपना अपना हक जमा लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ से। और इस तरह से जो था उन्होंने अपने पूरे भारत में अपना सत्ता मजबूत कर दिया। नेक्स्ट है अकबर की राजपूत नीति। ठीक है, अकबर की राजपूत नीति। तो अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई। मित्रता मतलब कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सहयोग की नीति अपनाई कि आप अगर हमारे साथ रहोगे तो हम आपका साथ देंगे या फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, इस टाइप की चीज़ें। और उसने कई राजपूत राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, सेम ही चीज़ें जो ऊपर अभी हमने पढ़ा। उन्हें उच्च प्रशासनिक पद दिए। अधिकांश राजपूतों ने जो था मुगल शासन का समर्थन किया, जिससे कि सम्राट की जो शक्ति थी वो बढ़ गई। यानी कि बहुत सारे राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने कि बिना लड़ाई झगड़े के ही समर्पण कर दिया या फिर वैवाहिक संबंध के आधार पर उन्होंने अपना राज्य जो था उनको सौंप दिया। केवल जो मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, ठीक है, यानी मेवाड़ के जो राजा महाराणा प्रताप थे, उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। ठीक है, वो नहीं झुके और बहुत टाइम तक युद्ध चला। अकबर की ये नीति उसकी सबसे सफल राजनीतिक नीतियों में से मानी जाती है। ठीक है, राजनीति करने का सबसे सफल नीति इसको माना जाता है, जो चीज़ें किया करते थे। नेक्स्ट है अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल। तो यहाँ क्या है कि अकबर जो था ना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान जो था, समान सम्मान की नीति में विश्वास रखता था। यानी कि अकबर की नज़रों में सारे जो समान वो थे धर्म थे, ठीक है, वो समान थे। ठीक है, सबका ही वो सम्मान किया करता था, इज्जत किया करता था, जिसे कि सुलह कुल कहा जाता था। और उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर बेसिकली होता था जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था उस टाइम पे। विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में चर्चा के लिए आमंत्रित किया। तो उन्होंने क्या करा, अपने टाइम पे इबादत खाना बनाया। इबादत खाना बेसिकली होता था जहाँ पर कि ईश्वर, अल्लाह या किसी का भी इबादत किया जाए, प्रार्थना की जाए। और वहाँ पर उन्होंने जो भी धर्म गुरु हुआ करते थे उनको इनवाइट किया। ठीक है, उनकी बहसें होती थी वहाँ पर। सभी अपने अपने धर्म का व्याख्या क्या करते थे, जिससे कि जो राजा अकबर थे उनको उन सभी से ज्ञान लेने को मौका मिला, तथा धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जो उसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच शांति और एकता स्थापित करना था। क्या था? जो अकबर है उनका उद्देश्य बेसिकली इसके बाद क्या था कि सभी समुदाय के बीच शांति और एकता स्थापित हो। और इस नीति ने मुगल शासन को व्यापक जन समर्थन दिलाया। यानी कि बेसिकली क्या हुआ कि जब राजा लोगों के लिए सोचने लग गया तो लोगों के मन में भी राजा के लिए प्यार उभरा। ठीक है, कि राजा हमारे बारे में इतना सोचता है, इतना बढ़िया राजा हमें मिला है, तो क्यों ना हम उसे सपोर्ट करें, इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट है कि भू राजस्व व्यवस्था और टोडरमल के सुधार। तो यहाँ टोडरमल के सुधार। अब यहाँ क्या है, अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जो था भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। भूमि की माप
भू राजस्व का मतलब ये है कि भूमि से जुड़ी व्यवस्था है। सबसे पहला क्या था, भूमि की माप, उपज का आकलन और औसत उत्पादन के आधार पर कर निर्धारित किया। बेसिकली उपज, भूमि का माप यानी कि ज़मीनों की ज़मीनों का नाप लिया गया। उपज का आकलन यानी कि कितनी उपज हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से ही वो कर निर्धारित करेंगे। अगर किसी के पास कम धन हुआ है या फिर कम उपज हुआ है अनाज का, तो उसके ऊपर कम कर लगाया जाएगा, इस टाइप की चीज़ें। तो इस व्यवस्था को जो था बेसिकली दहसाला प्रणाली कहा जाता था। क्या बोला जाता था? दहसाला। तो इससे राजस्व वसूली अधिक व्यवस्थित हुई तथा किसानों और राज्य दोनों को लाभ मिला। यानी कि राज्य को लाभ मिला क्योंकि लोग कर दे रहे थे इजीली, और किसानों को इसलिए क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कर नहीं देना पड़ रहा था, ठीक है। और ये मुगल प्रशासन की सबसे प्रभावी आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कृषि व्यवस्था। तो मुगल काल की जो व्यवस्था की अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे। गेहूँ, चावल, जौ और बाजरा, दालें, गन्ना, कपास और नील जैसी जो फसलें थी ना, वो उगाई जाती थी। राज्य की जो आय था वो प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यानी कि अगर राज्य की आय की बात करें, कमाई की बात करें, तो वो भूमि कर था, जो भूमि से कर आया करता था, टैक्सेस आए थे। और सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरों का जो था उपयोग किया जाता था। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, अधिक कर और स्थानीय अधिकारियों के दबाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। बेसिकली क्या था, राजा एक पल के लिए कर दे, जो भी उनकी व्यवस्थाएं हो, लेकिन जो कर वसूलने वाला होता था वो कई बार उन पर प्रेशर डालता था, ठीक है, और कई बार वो एक्स्ट्रा कर भी ले लिया करते थे। तो कृषि की समृद्धि से ही जो था बेसिकली मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति मजबूत बनी, ठीक है। यानी बेसिकली वो पूरी तरह से जो थे कृषि पर आधारित थे, ठीक है, डिपेंडेंट थे। अब है व्यापार और वाणिज्य। तो अकबर के समय में जो था भारत में आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों का विकास हुआ। सड़कों, सरायों और सुरक्षित मार्गों के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत के कपास, रेशम, मसाले, नील और चीनी का जो निर्यात था वो होता था। और जबकि घोड़े, रेशमी वस्त्र और कुछ विलासिता की जो वस्तुएं होती थी उनका आयात किया जाता था। विलासिता यानी कि जो राजा वगैरह उस टाइम पर अपने यूज़ के लिए यूज़ क्या करते थे, ठीक है, अपने काम के लिए यूज़ क्या करते थे। विलासिता बेसिकली मतलब होता है कि मौज मस्ती, इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। सूरत, लाहौर, आगरा और अहमदाबाद इसकी जो थे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। और व्यापार के विकास से शहरी अर्थव्यवस्था और राज्य की जो आय थी उसमें बहुत वृद्धि हुई। नेक्स्ट है शहरीकरण और नगरों का विकास। तो मुगल काल में अनेक नए नगरों का विकास हुआ। आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, दिल्ली और अहमदाबाद जो था वो महत्वपूर्ण नगर था। और इन नगरों में प्रशासनिक कार्यालय, बाजार, किले, महल और धार्मिक भवन जो थे वो बनवाए गए। व्यापार और हस्तशिल्प के कारण जो था नगरों की जनसंख्या बढ़ गई। शहरीकरण ने आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को एक नई प्रगति प्रदान की, ठीक है, नई गति प्रदान की बेसिकली। देन अगर नेक्स्ट देखें तो वो हस्तशिल्प और उद्योग। तो मुगल काल में कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प अत्यंत विकसित थे। हस्तशिल्प का मतलब ये होता है कि हाथों से बनाई गई जो शिलाएँ होती हैं उसकी बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे। उद्योग मतलब काम धंधा होता है। सूती, रेशमी वस्त्र, कालीन, धातु के बर्तन, हथियार, कागज, आभूषण और लकड़ी की वस्तुएं जो थी वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी। भारतीय कारीगर जो थे अपनी उत्कृष्ट कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यानी भारतीय जो लोग थे ना बेसिकली वो अपने हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे वर्ल्ड वाइड। इन उद्योगों से देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिली, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन।
अगर इसकी बात करें तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था वो ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करना था, भक्ति और समानता का संदेश देना था। और इस आंदोलन ने जो था जाति पाति, उच्च नीच और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। ठीक है, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था ना, वो किसी जाति पाति को नहीं मानता था, ऊंच नीच को नहीं मानता था। ठीक है, और धार्मिक भेदभाव से भी दूर रहना चाहता था, यानी इसलिए उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया। संत कबीर, गुरु नानक और मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जैसे जो संत थे, उन्होंने सरल भाषा में अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, और इस आंदोलन ने जो था बेसिकली समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन जो हुआ ना, उसका उद्देश्य क्या था, समाज में हो रही भेदभाव या फिर ऊंच नीच की भावना को ख़त्म करना। ठीक है, जिसके कि एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं, कबीरदास हो गए या फिर गुरु नानक जी हो गए, मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास जैसे जो उस टाइम संत हुआ करते थे, महान संत जिनको कहते हैं, उन्होंने इसके प्रति जो था लोगों तक बहुत ही सरल भाषा में अपनी बातें पहुंचाई। ठीक है, पहुंचाने की कोशिश करी, जिससे कि लोगों में समानता आ सके। ठीक है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है सूफी आंदोलन। अब सूफी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसमें सूफी आंदोलन जो था बेसिकली प्रेम, सेवा, भाईचारे और ईश्वर के प्रति समर्पण में विश्वास रखते थे। वे धार्मिक कट्टरता का विरोध करते थे। ठीक है, यानी सूफी संत जो है ना, कभी ये नहीं बोलते थे कि अगर आपका कोई धर्म है तो आप लाइक कि उसके लिए मर मिटो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं भी ज्ञान मिल रहा ना, आप वो ज्ञान अर्जित करो। ज़रूरी नहीं है अगर आप क्या कहते हैं, अब अगर आप गीता पढ़ते हो तो आप कुरान नहीं पढ़ सकते, या अगर आप कुरान पढ़ते हो तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, या और कोई चीज़ें नहीं पढ़ सकते। आप क्या हो, आप आत्मनिर्भर हो। ठीक है, तो सूफी आंदोलन का बेसिकली मतलब ये था कि सेवा, प्रेम, भाईचारा और ईश्वर के प्रति जो संपूर्ण विश्वास है वो बढ़े। ठीक है, इसलिए ये धार्मिक कट्टरता का विरोध करते थे और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे। चिश्ती, सुहरवर्दी और कादरी जैसी जो सूफ़ी परंपराएं थी वो प्रसिद्ध थे उस टाइम पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे जो कि संत थे, उन्होंने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सूफी आंदोलन के सांप्रदायिक सद्भाव और संस्कृति समन्वय को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दीन इलाही और इबादत खाना। तो इसमें देखिए तो अरब ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच विचार विमर्श हुआ करता था। ठीक है, बाद में उसने दीन इलाही नामक एक नैतिक और आध्यात्मिक विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, जिसका कि उद्देश्य था वो सभी धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों को अपनाना था। बेसिकली क्या करा, दीन इलाही और इबादत खाना जिसको कहते हैं, अकबर ने 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना करी, जहाँ पर बेसिकली उनका उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों के जो विद्वान हैं ना, वो वहाँ पर आए और विचार विमर्श करें, और बाद में इसे ही दीन इलाही नामक एक नैतिक और आध्यात्मिक विचारधारा प्रस्तुत की, जिसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांत हैं उनको अपनाया जाए। और ये कोई नया धर्म नहीं था। ठीक है, और इसके अनुयायियों की अगर बात करें तो उसकी संख्या बहुत कम थी, फिर भी ये अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचारों का प्रतीक माना जाता है। बेसिकली जब उन्होंने ये इबादत खाने की शुरुआत करी तो उस टाइम में उन्होंने सबको ही आमंत्रित किया, जितने भी धार्मिक गुरु थे या बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। ठीक है, जो धर्म का उपदेश देते थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार किया। बट फिर भी क्योंकि ये सोच जो थी ना, ये सोच बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए लाइक इसको एक उदार विचार का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के समय फारसी साहित्य। तो अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, और इस काल में इतिहास, कविता, दर्शन और प्रशासन के संबंधित
अनेक ग्रंथ लिखे गए। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा और आईन अकबरी इस युग की सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, ग्रंथों में से। फारसी साहित्य के विकास से मुग़ल दरबार है उसकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक, तो यहाँ है अनुवाद आंदोलन। अनुवाद का मतलब ये होता है बेसिकली किसी एक भाषा का अनुवाद या उनको ट्रांसलेट करना या फिर इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो अकबर ने बेसिकली विभिन्न धर्मों को समझने के लिए उनको क्या करा, उन्होंने उस टाइम पर अनुवादकारी को प्रोत्साहित किया। ठीक है, यानी कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समझने के लिए उन्होंने अनुवादकारी को प्रोत्साहित किया, सपोर्ट किया। संस्कृत के अनेक ग्रंथ जो थे ना उसको फारसी में अनुवाद करवाया गया, जिनमें से कि कौन से थे, जैसे महाभारत हो गया या रजमनामा हो गया या रामायण हो गया या अर्थवेद, और साथ ही साथ और भी जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हुआ करते थे सबको उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया। और इस आंदोलन ने भारतीय और फारसी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संवाद को मजबूत किया। तो बेसिकली जो अनुवाद कराने का मतलब था, ठीक है, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि जो राजा है या फिर जो अकबर है उसको इन सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि फारसी उनका जो था अपनी भाषा थी उनकी। ठीक है, जो कि बाहर से जब वो आए थे तो जो मुगलों की राष्ट्रीय भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी। तो इसलिए उन्होंने सभी धर्मों का जो अनुवाद है वो अपनी भाषा में करवाया ताकि उसको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 20 और इस लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। तो अकबर के शासन की सांस्कृतिक विरासत। तो अकबर का जो शासन था ना वो केवल राजनीतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने कला, साहित्य, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला को संरक्षण दिया। साथ ही साथ उन्होंने फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, मुग़ल चित्रकला और इस काल की जो प्रमुख उपलब्धियां थी उसको भी बढ़ावा दिया। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक समन्वय के कारण अकबर का जो शासन है ना वो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम यानी गोल्डन एज भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं 20 टॉपिक्स कवर होते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो ख़त्म कर ली है तो आशा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और इजीली सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले उनके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये नोट चाहिए फ्री में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलते हैं।